वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के तृतीय सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होते हैं। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये महासंग्राम वीडियो होगा 2.0, यानी कि एक महासंग्राम इससे पहले मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये महासंग्राम पार्ट 2 या महासंग्राम का दूसरा वर्जन आप मान सकते हैं इसको। इसमें तीव्र गति से बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। बीए बीएससी बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह लेक्चर। तृतीय सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, या बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को समाहित किया गया इस वीडियो में, जो कि या तो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, या अब की बार जो कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो गई उनमें पूछे गए हैं, या फिर 2024 की, यानी कि अब की बार परीक्षा जिसमें आपकी परीक्षा भी नहीं हुई है, तो जिनकी परीक्षा नहीं हुई उनमें पूछे जाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। आइए हम जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूं। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से हम लोग देखेंगे, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे और आसानी से हर एक प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पार्कर ने बाद में मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? तो पार्कर महोदय ने, वैसे तो पार्कर महोदय के अनुसार मानव आचरण को करने वाले जो प्रमुख मूल्य हैं वो प्रेम, कला, स्वास्थ्य, ज्ञान, विवेक, सुख, महत्वाकांक्षा, कार्यकुशलता, खेल, धर्म, ये सब पार्कर महोदय ने बताए थे कि मानव आचरण को करने वाले, मानव आचरण में शामिल करने वाले ये सब एक प्रकार से मूल्य होने चाहिए, जैसे ज्ञान, विवेक, सुख, महत्वाकांक्षा, ये सब पार्कर महोदय बताते हैं। लेकिन बाद में पार्कर महोदय ने मूल्यों को दो भागों में बांटा। वो दो भाग कौन कौन से? एक है क्रियात्मक मूल्य और दूसरा है कल्पनात्मक मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पार्कर ने मूल्यों को किन दो भागों में बांटा? तो क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य दो भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, वह मूल्य जो वातावरण से समायोजन और उनके मध्य अंतर क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं। तो उन मूल्यों को हम लोग क्या कहते हैं? उन मूल्यों को हम क्रियात्मक मूल्य कहते हैं। ऐसे मूल्य जो वातावरण से समायोजन और उनके बीच में अंतर क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, उन मूल्यों को हम क्रियात्मक मूल्य कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कल्पनात्मक मूल्य किससे संबंधित होते हैं? अगला प्रश्न है, कल्पनात्मक मूल्य जो होते हैं आपके, ये मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं। किससे? मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं कल्पनात्मक मूल्य, जबकि समायोजन, अभिव्यक्ति और रचनात्मकता से रिलेटेड होते हैं क्रियात्मक मूल्य आपके। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पनात्मक मूल्य रिलेटेड होते हैं मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कल्पनात्मक मूल्य संबंधित होते हैं खेल व कला की रचनात्मकता से, संतोष और कर्म से, या फिर ए और बी दोनों से? तो कलात्मक मूल्य जो होते हैं खेल और कला की रचनात्मकता से भी संबंधित होते हैं और संतोष और धर्म से भी रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, मैली महोदय ने साधनात्मक मूल्य कितने बताए थे? तो मौली महोदय ने 4 साधारात्मक मूल्य बताए थे। उसमें एक पहला है आयोजन, दूसरा है कौशल, तीसरा है क्रम और चौथा है प्रवीणता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मूल्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? मूल्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधनात्मक मूल्य, एक होता है आंतरिक मूल्य, एक होता है तथ्यात्मक मूल्य और एक होता है आदर्शात्मक मूल्य। ये 4 प्रकार के मूल्य होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और मूल्य शब्द जो बना है वो अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो ही मूल्य होते हैं अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो, लेकिन अगर मूल्यों को और अच्छे तरीके से बांटेंगे तो मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आधार के हिसाब से देखेंगे तो मूल्यों की जो प्रकृति होती है, एक तो धनात्मक प्रकृति के मूल्य होते हैं, एक ऋणात्मक प्रकृति के मूल्य होते हैं, तो वो सब अलग बातें हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न अगला है, आपके स्क्रीन पर पूछा गया, प्रोफेसर
PS नायडू ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? तो प्रोफेसर PS नायडू महोदय ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से 6 भाग हैं? एक है आर्थिक मूल्य, एक शारीरिक मूल्य, दूसरा तीसरा सामाजिक मूल्य, चौथा मनोवैज्ञानिक मूल्य, पांचवा दार्शनिक मूल्य और छठवां आध्यात्मिक मूल्य। ये 6 मूल्यों को बांटा किसने? प्रोफेसर नायडू महोदय ने। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर PS नायडू के अनुसार 6 मूल्य कौन से हैं? देखिए, पहला मूल्य है आर्थिक मूल्य, दूसरा है शारीरिक मूल्य, तीसरा है सामाजिक मूल्य, चौथा है मनोवैज्ञानिक मूल्य, पांचवा है दार्शनिक मूल्य और छठवां है आध्यात्मिक मूल्य। ये 6 मूल्य जो हैं प्रोफेसर PS नायडू महोदय के अनुसार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यह सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की स्रोत पाणिनि की अष्टाध्यायी में मूल शब्द को कितनी बार व्याख्यायित किया गया है? तो मूल शब्द को कितनी बार व्याख्यायित किया गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में? तो 2 बार व्याख्यायित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मूल्य के लिए अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो मूल्य के लिए अंग्रेजी भाषा का वैल्यू शब्द प्रयोग में आता है। कौन सा शब्द? वैल्यू शब्द। और वैल्यू शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो वैल्यू शब्द जो बना हुआ है लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से बना हुआ है। VALERE, इस शब्द से बना हुआ है वैल्यू। ये वैलियर शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे बना है आपका वैल्यू, और वैल्यू से बना है हिंदी में मूल्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मूल्य आप सभी को पता होगा, मूल्य वह आदर्श होता है या मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य अपने विकल्पों के चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है, जिससे मनुष्य प्रभावित होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात कही थी फ्रांसिस एस मैगर्बी ने। इसके अलावा निकिल और गार्सी ने परिभाषा दी कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, और इसमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को भी संभव बनाते हैं। तो वो मूल्य होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के मूल्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूल्य जो होते हैं, मूल्यों के साथ शिक्षा की बात करें तो मूल्य जो होते हैं यानी वैल्यूज जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। मुख्य रूप से मूल्य की अगर बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके से बांटा, अलग अलग लोगों ने उसकी परिभाषा दी है। बारकर महोदय ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा, ये भी पूछ सकता है। तो बारकर महोदय ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है, पारकर महोदय ने मूल्यों को 2 भागों में बांटा है। पारकर ने पहला मूल्य है क्रियात्मक और दूसरा है कल्पनात्मक, जबकि बारकर महोदय की बात करें तो बारकर ने मूल्यों को लगभग 9 भागों में बांटा है। एक है प्रेम, दूसरा है ज्ञान और विवेक, तीसरा है कल्प, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा है सुख, छठा है महत्वाकांक्षा, सातवां है कार्यकुशलता, आठवां है खेल और नौवां है धर्म। तो ये जो है बारकर महोदय ने बांटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बाद में बारकर महोदय ने मतलब कि पारकर महोदय ने क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य 2 भागों में बांटा। प्रोफेसर PS नायडू आपको पता होगा 6 भागों में उन्होंने बांटा भारतीय मूल्यों को भारतीय संस्कृति के अनुसार। ठीक है, जबकि आलपोर्ट और बर्मन और लिंडबे इन लोगों ने भी 6 भागों में बांटा। इन लोगों ने कहा एक सैद्धांतिक मूल्य होता है, एक आर्थिक मूल्य, एक सौंदर्यात्मक मूल्य, एक सामाजिक मूल्य और एक राजनीतिक मूल्य और एक धार्मिक मूल्य। ये 6 प्रकार के मूल्य होते हैं। तो इस तरीके के से मूल्यों को अलग अलग तरीके से लोगों ने बांटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मूल्य जो है एक प्रकार से क्या होता है, मूल्य जीवन में सार्थकता या जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मूल्य का अर्थ सभी के लिए भिन्न भिन्न होता है, उसकी विशेषताएं सभी के लिए समान होती हैं। जैसे कि मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, वांछनीय और संतुष्टि प्रदान करने वाले मूल्य होते हैं, स्वतः सृजन विकास की क्षमता होती है इसमें। इसके अलावा मूल्य स्थिर भी होते हैं और अस्थिर भी होते हैं। मूल्यों को मापा भी जा सकता है और उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। मूल्य धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। मूल्यों को अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये सब मूल्य होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया और बताया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मूल्य शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है वैल्यू। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मूल्य शब्द का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मूल्य शब्द का अध्ययन जो होता है एक्सियोलॉजी एंड मूल्य शास्त्र दोनों के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मचारी मूल्य, ग्राहक मूल्य, आपूर्तिकर्ता मूल्य, चैनल भागीदारी मूल्य आदि किन मूल्यों के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब किन मूल्यों के अंतर्गत आते हैं भैया? ये सब मूल्य आपके हैं व्यावसायिक मूल्य हैं,
या आर्थिक मूल्य हैं, या सामाजिक मूल्य हैं, या प्रबंधकीय मूल्य हैं। तो कर्मचारी मूल्य, ग्राहक मूल्य, आपूर्तिकर्ता मूल्य, चैनल भागीदारी मूल्य, ये सब आर्थिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक फर्म यानी उद्योग के आंतरिक और बाहरी दोनों तरह संबंधों के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक नेटवर्क, बाह्य बाध्य नेटवर्क, या बाह्य नेटवर्क, या वैल्यू नेटवर्क, या नेटवर्क, बताएं। तो इसको एक फर्म के आंतरिक और बाहरी दोनों तरह संबंधों के नेटवर्क को हम लोग वैल्यू नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, व्यावसायिक मूल्य के प्रारंभिक प्रस्तावक कौन थे? व्यावसायिक मूल्य के प्रारंभिक प्रस्तावक थे पीटर ड्रकर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मूल्य श्रृंखला की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया? पीटर ड्रकर ने, माइकल पोर्टर ने, स्पेंसर ने, या हार्लाक महोदय ने? तो मूल्य श्रृंखला की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया माइकल पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, स्वामी विवेकानंद ने किसकी व्याख्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में करी है? धर्म की, अध्यात्म की, वेदांत दर्शन की, या मूल्य की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो व्याख्या करी है वो वेदांत दर्शन की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 4 प्रकार के कौन से दान बताए हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने 4 प्रकार के दान में एक तो धर्म दान यानी आध्यात्मिक ज्ञान बताया है, दूसरा ज्ञान और प्राण दान, तीसरा अन्नदान यानी ज्ञान दान, प्राण दान, धर्म दान और अन्नदान, ये 4 दान बताए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी दान बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए आवश्यक बनाया या आवश्यक बताया है, बताएं। अध्यात्म को, ज्ञान को, चरित्र निर्माण को, या धर्म को? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए आवश्यक बताया है चरित्र निर्माण को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी विवेकानंद ने शिष्य के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से बताए हैं? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, या फिर चरित्र का निर्माण, या मानव निर्माण करना, या उपरोक्त सभी? तो स्वामी विवेकानंद ने शिष्य के महत्वपूर्ण उद्देश्य जो बताए हैं वो बताए हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए, अच्छा ये बताएं कि व्यवसायिक मूल्य मतलब कि वे सभी मूल्य जो लंबे समय से फर्म के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्धारित करते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो वो मूल्य होते हैं व्यावसायिक मूल्य, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी संगठन के व्यवहारिक मूल्य को ही व्यावसायिक मूल्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ, 7 सामाजिक पाप की अवधारणा किसने दी थी? 7 सामाजिक पाप की अवधारणा किसने दी थी भैया? इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 में परीक्षा में पूछा गया था। 7 पाप की अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 7 पाप की अवधारणा का विचार दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो मानव जाति के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? यह भी प्रश्न पूछा गया था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा। ठीक है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, ये रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन का प्रमुख कार्य था कि भाई जन सेवा करी जाए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अच्छा 7 पाप की या 7 सामाजिक पाप जो महात्मा गांधी ने दिया था उसकी सूची किस सन में प्रकाशित करी थी? तो 22 अक्टूबर 1925 में 7 सामाजिक पाप की सूची प्रस्तावित करी थी। किसने? महात्मा गांधी के द्वारा। उनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती थी यंग इंडिया, उसी यंग इंडिया में 7 सामाजिक पाप की सूची प्रकाशित करी गई थी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछी गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न 2023 की परीक्षा में और पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किस शिक्षा पर बल दिया है? व्यावसायिक शिक्षा पर, नैतिक शिक्षा पर, या धार्मिक शिक्षा पर, या मूल्य आधारित शिक्षा पर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या था उसका? मूल्य आधारित शिक्षा पर। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से सुने। जो बीच बीच में बताता रहूंगा उन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिएगा। भ्रष्टाचार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भ्रष्ट आचरण जो है वही भ्रष्टाचार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। अब बताएं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं, या कथन किसका है? किसमें? भ्रष्टाचार के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अवैध तरीके से धन अर्जित करना, ये भी भ्रष्टाचार है। देश की संपत्ति का शोषण करना, ये भी भ्रष्टाचार है। अपना कार्य को ईमानदारी से ना करना, ये भी एक भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार में किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर सरकारी कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये परिभाषा भ्रष्टाचार की है और इसको दिया है रॉबर्ट बुक्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया रॉबर्ट बुक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के प्रमुख कार्य हैं, बताएं। भ्रष्टाचार के प्रमुख कार्य हैं देश का लचीला कानून, इसके कारण से भी आप देखते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर कानून कठोर होगा तो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कानून लचीला है देश का, इसीलिए भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। व्यक्ति का लोभी स्वभाव, व्यक्ति लोभी मतलब होता है कि भाई धन की लालसा, व्यक्ति का पेट नहीं भरता धन से, और लोभ और लालच के चक्कर में वो हमेशा जो है वो तनख्वाह पाता है, लेकिन उस तनख्वाह से वो एक प्रकार से उसकी भरपाई नहीं होती, तनख्वाह को वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे पाता है। तनख्वाह के बारे में बताएं तो तनख्वाह से के अलावा और भी चीज़ धन कमाना चाहता है, और यही इच्छा उसकी लोभी स्वभाव को दर्शाती है। तो व्यक्ति का लोभी स्वभाव ये भी भ्रष्टाचार के लिए मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। महत्वाकांक्षा में वृद्धि, तो ये सब भ्रष्टाचार के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकार हैं। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? देखें, रिश्वत की जो लेन देन है वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत गिनी जाती है। भाई भतीजावाद भी एक भ्रष्टाचार ही होता है कि भाई आप किसी बड़े पद पर हैं और आपकी मतलब किसी कोई पद खाली हुआ नौकरी के लिए, तो अपने भाई या अपने भतीजे को आप लगवा दें वहाँ पर, तो ये भाई भतीजावाद होता है। तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही होता है। नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी करना, ये भी भ्रष्टाचार ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी प्रकार भ्रष्टाचार के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कृष्ण चार निवारण, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण को ही कृष्ण चार निवारण कहा जाता है। तो कृष्ण चार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित होता 9 सितंबर 1988 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था है, यह संस्था कौन सी है जो कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखती है? देखिए, सीबीआई, सीबीसी और चोकपान, ये सब जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए संस्था बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर के 31 धाराएं हैं भ्रष्टाचार अधिनियम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्य को किसी भी या किसी की डैश को पेशकश देना, प्राप्त कला का डैश करना है, क्या कहलाता है? बताएं। किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्य को किसी की रिश्वत को पेशकश देना, प्राप्त कला का जो है, तो इसमें रिश्वत भरा जाएगा, रिश्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया अभिन्न अंग है किसका? इंटरनेट का और ऑनलाइन मंच। सोशल मीडिया अभिन्न अंग है इंटरनेट का और ऑनलाइन मंच का। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया की प्रक्रिया किस पर आधारित है? सोशल मीडिया की जो प्रक्रिया है वो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया अधिनियम कौन सा है? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था, जिसको आईटी अधिनियम बोलते हैं, 2008 में आया था। तो आपसे पूछा था सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम कब आया था, तो आप बताओगे वो आया था 2008 में। तो ये सोशल मीडिया का एक अधिनियम है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए कौन सी संस्थाएं जो प्रभावी रूप से काम करती हैं, कौन है? एक तो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एक है न्यूज़ ब्रांड कास्टर्स एसोसिएशन, और एक संस्था और है ब्रॉडकास्टिंग करंट कंटेंट काउंसिल। तो ये सब फेक न्यूज को रोकने के लिए ये सब संस्थाएं भारत में चलाई जा रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी का संक्षिप्त रूप क्या है? ई टेलिंग, ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी के एक प्रकार से नए नए तरीके हैं।
आजकल आप देख रहे हैं प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल है जो कि ऑनलाइन जो है चीज़ों को घर तक भेजते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इंटरनेट शॉप हो गई, वेब शॉप, वेब स्टोर, ई शॉप, ये सब एक ऑनलाइन स्टोर हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। परीक्षा में आपके पूछे आ सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत में तकरीबन कितने सोशल मीडिया यूज़र हैं? लगभग 350 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र हैं भारत में, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अनुमानतः वर्ष 2023 तक लगभग कितने सोशल मीडिया यूज़र होंगे, ये अनुमान कितना लगाया गया था? 447 मिलियन, बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछेगा कि 2023 में लगभग कितने सोशल मीडिया यूज़र होंगे या हैं, तो आप बताएंगे 447 मिलियन के आसपास। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, इन सभी का उदाहरण क्या है? सोशल मीडिया जो है फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, ये सभी के उदाहरण है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था ये। ओके, बात ध्यान रखेंगे। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? प्रश्न पूछा गया था 2023 में। उसका उत्तर था कि अधिक उपयोग मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, गोपनीयता की कमी होती है, साइबर अपराधों का खतरा लगातार बना रहता है ऑनलाइन माध्यम से। तो ये सारे आपके करेक्ट आंसर थे। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम रिश्वत अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था 1910 में, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। ऑनलाइन खरीदारी का अग्रणी किसे माना जाता है? माइकल एंड्रिक ने 1979 ईस्वी में सबसे पहले ऑनलाइन खरीदारी करी थी, तो वो ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार द्वारा रतन टाटा को वर्ष 2000 ईस्वी में, मतलब कि वर्ष 2000 में किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो रतन टाटा को 2000 ईस्वी में 2000 में पद्म विभूषण मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मान मिला था? तो पद्म विभूषण जो मिला था रतन टाटा को, मिला था 2008 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा रतन टाटा को वर्ष 2000 ईस्वी में किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो पद्म भूषण वो पुरस्कार था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स तृतीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल गेट्स की जन्म तिथि 28 अक्टूबर 1955 है, ध्यान रखेंगे इस बात। अच्छा, टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? तो जमशेद जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं थे, ध्यान रखेंगे। रतन टाटा किस सन में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे? तो 1991 में बने थे। रतन टाटा ने निम्न में से किस कार के लिए एक आइडिया दिया था? तो उन्होंने टाटा नैनो के लिए एक आइडिया दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और रतन टाटा ने किस सन में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था? 1961 में टाटा ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन करा था। और रतन टाटा के माता जी का नाम था नवल टाटा और सोनू टाटा, इनके पिताजी थे, ठीक है। रतन टाटा का जन्म स्थान मुंबई में था। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, CSR का फुल फॉर्म क्या है? परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये CSR प्रश्न पूछा जाएगा। CSR का फुल फॉर्म क्या है? CSR का फुल फॉर्म तो आप बताएंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। CSR का एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? CSR का उद्देश्य है स्वयं सेवा और धर्मार्थ प्रकृति के सामाजिक लक्ष्यों में योगदान देना। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीच बीच में जो बताता रहूँ तो उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से, बिल गेट्स का जन्म स्थान क्या था? बताएं, बिल गेट्स का जन्म स्थान वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिल गेट्स का जन्म स्थान क्या था? वाशिंगटन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बिल गेट्स की जन्म तिथि क्या है? इनकी जन्म तिथि 28 अक्टूबर 1955, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिल गेट्स के पिता का क्या नाम था? तो बिल गेट्स के पिता का क्या नाम था भाई? उनके पिता का नाम था विलियम एच गेट्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? तो बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है भाई? बताएंगे, मेलिंडा गेट्स, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ? बिल गेट्स का जन्म अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
आगे देखिएगा तो ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता रहता है। अच्छा, बिल गेट्स ने किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सह स्थापना करी? तो पॉल एलन के साथ करी थी। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, बिल गेट्स ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, जैसे कि द सेड अहेड 1995 में प्रकाशित पुस्तक है, उसको लिखा बिल गेट्स ने। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट 1999 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। और 2021 में एक पुस्तक इन्होंने लिखी है बिल गेट्स ने, एक जलवायु आपदा से कैसे बचें। तो ये सब पुस्तकें उनकी है, बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। अच्छा, एक विद्वान हो, मतलब कि एक अजीम प्रेम जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अजीम प्रेम जी का पूरा नाम क्या है? परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो अजीम प्रेम जी का पूरा नाम है अजीम हासिम प्रेम जी। ठीक है। अजीम प्रेम जी का जन्म किस सन में हुआ? 24 जुलाई 1945 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद हासिम प्रेम जी था। ठीक है। अजीम प्रेम जी की पत्नी का नाम था यास्मीन। और अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष थे? विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ये अजीम प्रेम जी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और एशियावीक द्वारा दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में जो है इनको चुना गया था 2010 में, अजीम प्रेम जी को। ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? निर्णय प्रक्रिया को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो निर्णय प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो कितने भागों में बांटा गया निर्णय प्रक्रिया को, ये बताएं। निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया भैया? निर्णय प्रक्रिया को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में भैया? 5 भागों में। कौन कौन से? पहली है समस्या की व्याख्या, दूसरा विकल्पों की खोज, तीसरा विकल्प पर विचार विनिमय या मूल्यांकन करना, चौथा अनुकूलतम विकल्प का चयन करना, पांचवा निर्णय को क्रियान्वित करना। तो इस तरीके से ये होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग। 5 भाग हैं। निर्णय लेना, निर्णय की परिभाषा को दिया है ग्राम और कैंडल ने। कहा कि निर्णय करना प्रबंध का हृदय है। आपसे कथन प्रश्न पूछा था कि निर्णय करना प्रबंध का हृदय किसने कहा? तो आप बताओगे कि इसको ग्राम एंड क्रैंडल ने कहा। आपसे पूछेगा निर्णय गृह प्रबंध की सबसे छोटी इकाई किसने कहा? तो आप बताओगे इसको क्रूबेटन ने कहा, एस्थर क्रूबेटन ने। एलन ने क्या परिभाषा दी है निर्णय की? तो उन्होंने कहा कि निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। जबकि जॉर्ज आर टैरी कहते हैं कि निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का को चुनना होता है। तो ये निर्णय लेना होता है। निर्णय प्रक्रिया को किन भागों में बांटा गया है? सामूहिक निर्णय या फिर व्यक्तिगत निर्णय? तो सामूहिक निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, निर्णय की अगर बात की जाए तो निर्णय को कितने भागों में बांटा गया भैया? अच्छा, निर्णय प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया है। चयन करना या चुनना हो तो उसी को निर्णय बोलते हैं। निर्णय प्रक्रिया को वैसे अगर बात की जाए, निर्णय प्रक्रिया कितने चरण होते तो आप बताओगे 6 चरण होते हैं। निर्णय प्रक्रिया कितने चरण होते तो आप बताओगे 5 चरण होते हैं। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। लेकिन अगर पूछा है निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया तो आप बताओगे 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में पूछा गया है ना? निर्णय प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भैया? एक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और एक व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया। ये 2 भाग हो गए किसके? निर्णय प्रक्रिया के। जबकि आपसे अगर पूछे कि निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं तो आप बताओगे निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था वही 5 चरण आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से भाई? निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक होता है समस्या की व्याख्या, दूसरा विकल्पों की खोज, तीसरा विकल्प पर विचार विनिमय या मूल्यांकन करना, चौथा होता है अनुकूलतम विकल्प का चुनाव या चयन करना, और पांचवा होता है निर्णय को क्रियान्वित करना। तो ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रास और कैंडल ने निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों के बारे में बताया है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निर्णय प्रक्रिया को किन भागों में बांटा गया है? निर्णय प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सामूहिक निर्णय और एक है व्यक्तिगत निर्णय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया में
विरोधपूर्ण स्थिति में समायोजन का सिद्धांत किसने दिया है, बताएं। निर्णय प्रक्रिया में विरोधपूर्ण स्थिति में समायोजन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, फॉलेट महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, फॉलेट महोदय ने समायोजन के विभिन्न स्तरों को कितने भागों में बांटा है, बताएं। फॉलेट महोदय ने समायोजन के विभिन्न स्तरों को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है संघर्ष और एक पक्ष की विजय, दूसरा है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, और तीसरा है समझौता, और चौथा है एकीकरण। तो ये 4 भागों में या 4 स्तरों में फॉलेट महोदय ने समायोजन के जो है स्तरों को बांटा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से मशहूर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाभारत के भीष्म पर्व में ये वर्णित है और इसको लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, तो भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भगवत गीता को लिखा किसने है, उसकी रचना किसने करी, तो आप बताओगे श्रीमद् भगवत गीता को लिखा किसने है, तो आप बताओगे महर्षि वेदव्यास ने। अगर आपसे पूछेगा कि भगवत गीता को कहा किसने, तो आप बताओगे कि उसको किसने कहा है, उसको कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। किसने सुना है, अर्जुन ने सुना है। ठीक है, और किस पद में है, तो गे पद में श्लोकों में है। जैसे कि यदा यदा हि धर्मस्यः ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्यः तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु जो होते हैं वो पापियों के नाश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्यः तदात्मानं सृजाम्यहम्। या इसी प्रकार से यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वाणी तीमत्रिमः, इस तरीके से। ठीक है, तो और नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो श्रीमद् भगवत गीता ये है। भगवत गीता की अगर बात करें तो यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। बीच कुरुक्षेत्र में सेना एक पांडवों की इधर खड़ी थी, कौरवों को इधर खड़ी थी, और बीच में उपदेश दिया था। निर्णय लेने की प्रक्रिया से ही रिलेटेड है वो, और इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया। अगला प्रश्न, गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है, प्रश्न कई बार पूछा गया, तो भीष्म पर्व में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पिछली बार पूछा गया प्रश्न, ये सब 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जिनको मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के लेखक कौन है, तो श्रीमद् भगवत गीता के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा है, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा है, और महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता को लिखा है, इसीलिए वेदव्यास जी ने करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसागर की रचना सूरदास ने करी है, तो ये बात ध्यान है, किसने लिखा है, वेदव्यास जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा कही गई है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। सुना किसने है, अर्जुन ने इसको सुना। अर्जुन कौन थे, युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, फिर उससे छोटे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव। ठीक है, तो ये कितने भाई थे, 5 भाई थे। मुख्य रूप से ये कुंती के 3 पुत्र थे, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, और 2 पुत्र उसके थे, मतलब माद्री के थे। मत नरेश की जो है सिस्टर थी, मतलब बहन थी शायद, उन्हीं से पांडु की शादी हुई थी और उनसे 2 पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, श्री कृष्ण भगवान ने गीता कही थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं, तो गीता में कुल मिलाकर के 18 अध्याय है और 720 श्लोक है गीता में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखें, यदा 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 कदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक है गीता का। तो यह श्लोक कौन से अध्याय का है, ये प्रश्न पूछा गया है, बताएं। तो यह श्लोक जो है चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 से उद्धृत है ये बात, यानी श्लोक 7 चतुर्थ अध्याय। क्लियर। अच्छा, गीता की अगर बात करें तो भगवत गीता से और भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कि प्रश्न ऐसे पूछा गया था पिछली बार 2023 की परीक्षा में, कि किस महान ग्रंथ में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की विस्तृत प्रारूपणा करी है, या
किस ग्रंथ में उन्होंने मतलब किस में आप देखेंगे उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबको एक में ही बता दिया। तो श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आप कर्म योगी भी होंगे, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ठीक है, सब आपके अंदर जानकारी होगी। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात कही है, ठीक है। 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें से 18वें अध्याय का विषय क्या है। तो 13वें से 18वें अध्याय में ज्ञान योग की बात उन्होंने करी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, गीता में 3 से 6 अध्याय तक किस योग की प्रस्तावना है या किस अध्याय के बारे में बताया है, मतलब किस अध्याय में 3 और 6वें अध्याय में क्या बातें बताई गई हैं, तो कर्म योग की बात बताई गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने इसको हल भी करवाया था पेपर, वो प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो ये प्रश्न अब की बार भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। प्रश्न है आपका कि श्री मतलब प्रश्न पूछा गया था गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था सर चार्ल्स विलियम्स ने, और इसके अलावा KHFRS ने भी करा था। तो सर चार्ल्स विलियम्स और KHFRS इन्होंने भी किया था गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद। अच्छा, गीता का अनुवाद फारसी में किसने करा था, दारा सिकों ने फारसी में इसका अनुवाद किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं 2023 के, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिए जाएं ताकि आप भ्रमित ना हो और आसानी से चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसीलिए मैंने आपको इसको बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियोज़ और लगातार आपको मिलती रहे। बताएं। अच्छा, पिछली बार प्रश्न तो ये भी पूछा गया था कि जल का सूत्र क्या होता है, पानी का जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, ओके। बताएं। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार के द्वारा स्थापना कब की गई, प्रश्न पूछा गया था। NGT 2010 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ओके। पहला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि पौधे से, जल पशुओं से, वायु प्राकृतिक, इन सभी से जो है पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण जो होता है परि प्लस आवरण, यानी कि परिता मतलब जो हमारे चारों तरफ हमको घेरे हुए है, एक ऐसा आवरण, एक ऐसा ढक्कन जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, हमको प्रभावित करता है और हमसे खुद प्रभावित भी होता है, वो होता है पर्यावरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक पूंजी, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक स्रोत, बताएं। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं या प्रकृति के द्वारा मिलते हैं वो प्राकृतिक पूंजी भी हैं और प्राकृतिक संसाधन भी हैं। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी कौन सी गैस होगी। यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे खत्म हो जाए, वनस्पतियां खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो गैस की कमी, किस गैस की कमी हो जाएगी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, तो वहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विश्व मौसम विज्ञान अधिनियम, बताएं। बताएं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन बोल सकते हो या फिर अभिसम। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, 23 मार्च 1950 से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। मुख्य मुद्दा था क्या, सतत विकास। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
10% नियम किसने दिया? 10% नियम दिया था किसने? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसको किया था एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम तंत्र, मतलब इकोसिस्टम में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड पर प्रकाश किसने डाला? पारिस्थितिक पिरामिड पर प्रकाश किसने डाला था? चार्ल्स एल्डन ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया, लेकिन उससे पहले पारिस्थितिक पिरामिड की अगर बात करी थी तो चार्ल्स एल्डन ने करी थी 1927 में ही। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी की अगर बात करेगा तो अर्नेस्ट हैकेल लगाएंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। सबसे पहले आपसे पूछेगा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे एजी टांसले ने किया। कब किया? 1935 में किया। क्लियर? तो ये प्रश्नों पर ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जर्मनी भाषा से हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था 2024 मतलब 23 की परीक्षा में कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? तो ये कहा था ईजे रास ने। ईजे रास एक विद्वान है, उन्होंने कहा था कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वो होती है पर्यावरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, किसने ये कहा था कि पर्यावरण के द्वारा बालकों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं? तो पर्यावरण के द्वारा, ये किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण पर सांसदों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण कब दिया था? तो 1982 में दिया था, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 1976 को दिया था शायद। तो ये प्रश्न परीक्षा में शायद पूछा गया हो, लेकिन ये प्रश्न क्या प्रश्न था आपका? श्रीमती इंदिरा गांधी, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण पर सांसदों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण कब दिया? तो 1976 में दिया हुआ, 30 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी कब हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी? तो ये बेलग्रेड में हुई थी, ये बात ध्यान रखें। बेलग्रेड घोषणा पत्र जो था वो 1975 में सामने आया था। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और बेलग्रेड में आईईईपी द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी जो स्थापित की गई थी 1975 में ही करी गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? बताएं। नाभिकीय दुर्घटनाएं, तेजी से गर्मी पड़ना, अम्लीय वर्षा या हरित गृह प्रभाव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव मतलब तो होता है ग्रीन हाउस गैसेस लगातार बढ़ रही। ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। इसके अलावा और भी गैस CFC वगैरह हैं। तो ये सब क्या करती हैं? वातावरण को गर्म करती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की एक प्रकार से समस्या को और बढ़ाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रावधान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में क्या प्रावधान है? जल प्रदूषण पर रोक लगाने का प्रावधान है, पशु चराने पर रोक लगाने का प्रावधान है, और वन कटाई पर रोक लगाने का भी प्रावधान 1927 के वन अधिनियम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सतत विकास किस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1987 में हुआ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? सतत विकास की अवधारणा दिया है ब्रेट लैंड आयोग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? ओजोन परत है एक, उस ओजोन परत में जो है छेद होने लगा है, तो उसकी पुष्टि किसके द्वारा करी गई है? और ओजोन परत में छिद्र जो हो रहा है वो इन्हीं गैसों के कारण हो रहा है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, खास करके CFC वगैरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही पर्यावरण, मतलब कि ओजोन परत को का ह्रास हो रहा है। ओजोन परत बेसिकली करती ये है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं
तो उनको आने से पृथ्वी पर रोकती हैं, और छन करके जो अच्छी किरणें होती पृथ्वी पर वही आती हैं, और सूर्य की जो बेकार किरणें होती है सूर्य भगवान की वो ओजोन परत जो होती सोख लेती है। ठीक है, उसी ओजोन परत में अब छेद होने लगा है, तो उससे क्या होता है कि जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी सूर्य की, तो उससे क्या होगा, स्किन कैंसर या चमड़े से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की या अंटार्कटिका के ऊपर छेद जो है लगभग हो चुका है, उसको देखा गया है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि किस उपग्रह किस सैटेलाइट के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज करी गई है, तो कौन सा जो है उपग्रह था, बताएं। लैड सेट 3 या गोज या टीरोस एन या फिर निवस सेवन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निवस सेवन उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक या CO2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, धुंध कोहरे का निर्माण होता है किससे। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, 2023-24 दोनों में आया हुआ है। धुंध कोहरे का निर्माण होता है, धुंध कोहरे का निर्माण किससे होता है भैया, धुएं और कोहरे से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं, हाइकन और मॉस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषित वायु या प्रदूषित जल। तो प्रदूषित जल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होता है वो प्रदूषित जल से होता है। किससे होता है भैया, जल प्रदूषण किससे होता है, तो प्रदूषित जल से होता है। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है, तो जो औद्योगिक जल होता है, जो उद्योगों से जो जल निकलता है, मलबे निकलते हैं, उससे सर्वाधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक जल प्रदूषण से सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है। अच्छा, वायु प्रदूषण सबसे अधिक किस किस गैस से होता है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण जो होता है सबसे अधिक मात्रा में CO गैस से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। CO2 वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस है, ये बात ध्यान रखेंगे। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम जो बना 1974 में बना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसको मापक इकाई डेसीबल, मतलब किसकी मापक इकाई डेसीबल है। ध्वनि की इकाई जो है मापने की क्या है, डेसीबल में ध्वनि की इकाई को मापा जाता है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, प्रश्न है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कान को क्षति पहुंच सकती है, मतलब बताएं। 90 डेसिबल से अगर अधिक आवाज किसी मनुष्य सुनता है तो उसके कान को क्षति पहुंच सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार से हो जाता है, 90 डेसिबल से अधिक अगर आप आवाज आपके कान में जाती है तो आपका कान खराब हो सकता है या कान में क्षति पहुंच सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, तो लगभग और लगभग 90 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि अगर आप लेते हैं तो घातक है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, बताएं। तो कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, तो लगभग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, 80 से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, फटाफट से आप बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। वैसे यहाँ पर 90 नहीं दिया है तो 80 लग जाएगा, वैसे 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बताएं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है इनमें से, वनों की वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या ऑक्सीजन में वृद्धि। तो भाई आप सभी को पता होगा, CO2 में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वातावरण का गर्म होना। वातावरण के गर्म होने का एक प्रकार से कैसे होता है, देखिए CO2 जो गैस होती है वो गर्म गैस होती है, तो जब इसीलिए ये ऊपर उठती है CO2 गैस। ठीक है, तो जो CO2 गैस होती है इसकी अधिकता जब होगी तो वातावरण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब वातावरण गर्म हो जाता है तो क्या होता है, सारी की सारी हवाएं जो उसके संपर्क में आती है CO2 के, वो भी हवाएं गर्म होने लगती हैं। इसके कारण से क्या होता है, जब हवाएं हवाएं चलती हैं तो जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनमें जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनसे बर्फ़ जो होती है जब गर्म हवाएं लगती हैं उन पर, तो वो बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं पिघलने लगते हैं। इससे क्या होता है, नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं। नदियों कि तीव्र गति से बहने से क्या होता है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाता है।
समुद्र का जलस्तर जब बढ़ जाता है, नदियों के मतलब कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। इसके कारण से जो समुद्र में जो द्वीप वगैरह हैं वो डूब जाते हैं। समुद्र के तटीय जो इलाके हैं उनको क्षति पहुंचती है, वो भी डूबना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये तमाम प्रकार के सिचुएशन आ जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का कारण है, बताएं वायु प्रदूषण का क्या कारण है, ध्वनि, धुआं या कीटनाशकों का प्रयोग। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है इनमें से। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण होता है इसमें धुआं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायु प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में किससे होता है, सीओ से होता है। धुएं में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, सीओ होती है। आजकल जो ठंडियों में आप जो है अलाव वगैरह जलाते हैं तो अलाव से जो धुआं निकलता है उसमें सीओ गैस पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न मैंने पहले जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने टीचर से पूछा था कि सर जी जब कंडा सुलगावे जाते हैं, कंडा मतलब समझते हैं उपले जो होते हैं, कंडे गोबर के बनाए जाते हैं, तो जब उसको सुलगता है लकड़ी से जो आग से जो धुएं निकलते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, यही मैं पूछता था बार बार। तो सर जी अगर आम की लकड़ी जलाएंगे तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, बरगद की जलाएंगे तो उससे कौन सी निकलेगी, तो बहुत परेशान हो जाते थे। मैं छोटा था तब, तो उससे सीओ निकलती है, बात ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित करती है वातावरण को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में गर्म करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित करती है कौन सी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है, वो हीट करती है, गर्म करती है वातावरण को। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा की खोज किसने करी थी, अम्लीय वर्षा की खोज किसने करी थी भैया, रॉबर्ट रूगस स्मिथ ने करी थी अम्लीय वर्षा की खोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण जो होता है वो सीओ से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि से होता है, बताएं ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है। तो लगभग अगर 80 से 90 डेसिबल ध्वनि से अधिक होता है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। 80 से 90 के बीच में भी होता है तो भी 80 से ज़्यादा हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी प्रदान किया थी, तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोलकाता को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना करी है कब, 1980 में करी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया है 1986 में पारित किया गया। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग क्या है, तो भारत में 9वां अधिभाग है हरित गैसों में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, बताएं किसका नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा आएगा, तो आप बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित, तो आप बताओगे सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। आपसे पूछेगा कि नर्मदा आंदोलन से रिलेटेड कौन है, तो आप बताओगे मेघा पाटेकर जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एक प्रकार से ये बताओ कि चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आप बताओगे उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। आपसे पूछेगा पृथ्वी शिक्षक सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में स्थापित मतलब कि शुरू हुआ था। Rio+20 घोषणा पत्र जो है वो वहीं से हुआ है। द फ्यूचर की वांट एक प्रकार से घोषणा पत्र का शीर्षक था। ठीक है, और चिपको आंदोलन में क्या होता था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया, और इसमें होता यह था कि वनों की रक्षा के लिए या वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, यूनेप का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है। नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न ये सब पूछे गए हैं, इसे मैंने आपको बता दिया। प्रश्न क्या पूछा गया, ये किस आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, ये चिपको आंदोलन का ही नारा है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है,
दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आंदोलन है एपिको आंदोलन, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पादप संरक्षण से कौन आंदोलन संबंधित है? तो पादप आंदोलन यानी वृक्षों से रिलेटेड है, या बना आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन है, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ कब? तो 1979 में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ कब? 1997 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, बताइए कब? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ, मतलब कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण सम्मेलन विश्व का जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं, बताइए? तो पर्यावरण इंजीनियर के नाम से कौन विख्यात हैं? जीडी अग्रवाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? बाबा आम्हे जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिको किस भाषा का शब्द है? तो अबिको जो शब्द है कन्नड़ भाषा का शब्द है। और अबिको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अबिको आंदोलन जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1983 में, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुई है। कब शुरू हुआ? मतलब बिहार से शुरू हुई, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपादन का संबंध है। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे भाई? तो वो है अनुदेशनात्मक प्रारूप से, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है। तो पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम क्या है? माध्यमिक बोर्ड और शिक्षा राज्य की परिषदें और अध्ययन समितियां, ये सब हैं, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरचना 2006 का स्वरूप है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 का स्वरूप है क्या? तो माध्यमिक बोर्ड, अध्ययन समितियां, शिक्षा राज्य परिषदें, ये सब हैं, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करो एवं सीखों पर बल देती है? तो करो और सीखों पर बल देती भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आरेख जितना सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रीन और वर्चेनपन ने, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण क्या है? भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण में अपनाया जाता है, बताएं? सामान्य से विशिष्ट की ओर ये निगमन विधि के अंतर्गत अपनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। कुमारी हेलेन पार्क हरस्ट ने किस विधि का निर्माण किया, बताएं? तो कुमारी हेलेन पार्क हरस्ट ने डाल्टन प्लान विधि का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांटेसरी विधि के जन्मदाता थे। मांटेसरी विधि के जन्मदाता स्वयं मारिया मांटेसरी थी, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा है कि प्रोजेक्ट एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा यह कहा गया कि विश्व के प्राकृतिक प्रकोप का 90% विकासशील देशों में घटित होता है, बताएं? तो किसने कहा था, या किसके द्वारा कहा गया? तो UNDRO के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शंकर शिव से संबंधित वृक्ष कौन सा है? भगवान शंकर शिव से संबंधित जो वृक्ष है वो है बैल, मतलब कि ये थोड़ा सा प्रश्न ही गड़बड़ है, इसको आप थोड़ा सा हटा ही दीजिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आम किस देवी देवता से संबंधित वृक्ष है? आम जो है वो लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में
और किससे रामसर स्थल जोड़े गए, बताएं। और कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में, और 6 रामसर स्थल जोड़े गए। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है 1972 से ही लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। बढ़िया प्रश्न है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम की अभियान की जो शुरुआत हुई है 2019 से हुई। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में विश्व जैव ईंधन दिवस की पूर्ण संध्या पर निम्न में से किस राज्य ने जैव ईंधन नीति 2019 जारी करी थी, तो राजस्थान राज्य ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है, तो सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है। ऑप्शन नंबर का में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 115वां। अगला प्रश्न है, एनजीटी है, एनजीटी कर लीजिएगा, एनसीटी के स्थान पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब करी गई, तो ये कब करी गई थी भाई, 2010 में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूएनईबी के मुख्यालय जो है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लास्ट प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। और अच्छा, रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं, वो कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ, तो 25 अक्टूबर को लागू हुआ था 1980 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो मार्च 1986 में लागू हुआ। और मतलब पारित कब हुआ, मार्च 1986 में पारित हुआ। लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1987 से लागू हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही आप सभी लोग हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।